साथियों, दुनिया की नजर में जब इजराइल और फिलिस्तीन की बात हम करते हैं तो बातें बड़ी क्लियर नजर आती हैं। या तो कोई प्रो इजराइल दिखता है या तो कोई प्रो फिलिस्तीन दिखता है। पर ऐसा हो सकता है क्या कि समस्या किसी एक की तरफ से बनाई गई हो या कोई समस्या का जिम्मेदार कोई एक व्यक्ति हो? जी नहीं, ताली हमेशा दो हाथों से बजती है। अब वो कौन से फैक्टर रहे और आखिर में ये कब तक सिलसिला चलने वाला है, कब तक लोगों का नरसंहार होगा, कब तक इजराइल और फिलिस्तीन का ये मुद्दा दुनिया के लिए एक हॉट टॉपिक बना रहेगा। देखिए, जिनकी जान जा रही है वो वैसे दुखी हैं, जो लोग संघर्ष में लगे हुए हैं उनके जीवन में वैसे तकलीफें हैं, लेकिन क्या कहीं कोई थर्ड पार्टी भी है जो इसका एंजॉय कर रही है? मेरे साथियों, दुनिया के अंदर जितने भी देश हैं, जितने भी मुल्क हैं, जितने भी लोग हैं, सबके अपेक्षाओं के अंदर कहीं ना कहीं पीस, सेटलमेंट और शांति होती है। लेकिन कुछ मुद्दे कन्फर्मली ऐसे आ जाते हैं जो चीजों को ज्यादा बिगाड़ देते हैं। अगर हमें किसी समस्या का समाधान चाहिए तो उसकी प्रॉब्लम तक पहुंचना सबसे पहला काम होता है। यानी जब तक हम प्रॉब्लम को, बीमारी को डायग्नोज नहीं करेंगे तब तक हमें यह समझ में नहीं आएगा कि उसकी रियल सॉल्यूशन हम उसका क्या कर सकते हैं। तो आज एक बहुत ही तरीके से, बहुत सलीके से मैं आपके सामने के एक पॉइंट इजराइल और फिलिस्तीन के इस मुद्दे का रखने वाला हूं और साथ ही साथ ये बात भी मैं करने वाला हूं कि इंडिया का स्टैंड आखिर में उसमें क्या है और सॉल्यूशन किस दिशा में जा सकता है। तो साथियों, शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। हमारे YouTube चैनल का जो मोटो है वो आपको पता है, ट्रुथ, इनसाइट एंड इंपैक्ट। जो बात करेंगे सच के साथ करेंगे और कोशिश ये करेंगे कुछ ऐसा कंक्लूजन निकाल पाए कि जो जनता वहां रह रही है, जो दो देशों की लड़ाई वहां हो रही है, वो एक पीस में कन्वर्ट हो पाए। अगर आप हमारे साथ हैं तो चलिए वीडियो की फिर करते हैं शुरुआत। मेरे दोस्तों, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें जानना है तो हमें जाना होगा पहले इतिहास में, क्योंकि इतिहास वो होता है जो आज की समस्याओं का आपको उपाय दे देता है, आपको इलाज बता देता है। इतिहास में कब कहां क्या कदम उठाए गए, कौन सी गलतियां हुई, उनको समझ लें, उनको जान लें और उनमें अगर सुधार करने की कोशिश करें और अगर रियल विलन पकड़ में आ जाए, उनको अगर आइडेंटिफाई कर लिया जाए तो मुझे लगता है चीजें सॉल्व हो सकती हैं। तो यहां पे शुरुआत क्या होती है मेरे दोस्तों, ये एक इमेज है, इसको आप एक बार गौर से अपनी आंख में बसा लें। ज्यादा चर्चा में इस चित्र के लिए, इस पिक्चर के लिए नहीं करूंगा, लेकिन बाद में ये डिस्कशन में इमेज जरूर आएगी। प्लीज इसे गौर से देख लें। ये जो ग्रीन आप देख रहे हैं ये फिलिस्तीन है, जो स्काई ब्लू आप देख रहे हैं ये इजराइल है। बस इस मैप को, इस चार मैप आपके दिमाग में होने चाहिए। अब दोस्तों आगे आइए। सबसे पहले अगर आप बहुत प्राचीन समय में जाओगे, प्राचीन समय में जाकर के आप देखेंगे तो मेरे दोस्तों इस एरिया को कनान रीजन कहा जाता था। कनान एरिया, ये कनान एरिया बेसिकली एक यहूदियों का एरिया था, डायनेस्टीज को माना जाता था। थोड़ा सा आप देख लें, पढ़ लें तो ये जो कनान रीजन है, वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा उसके लिए माफी चाहूंगा, बिकॉज बहुत डिटेल में मुझे डिस्कस करना है। आपके प्रेजेंट वाला इजराइल, वेस्ट बैंक, गाजा, लेबनान, ये इस कनान रीजन के पार्ट हुआ करते थे। और यहूदियों की मान्यता ये रही है कि भाई ये जो कनान एरिया हमारा था, ये भगवान ने, ईश्वर ने हमें दिया, तो हमारा यहां जन्मसिद्ध अधिकार है। तो ये काम तो चलता रहा, बहुत ही एंशिएंट टाइम की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद में क्या होता है कि जैसे ही रोमन एम्पायर आता है, लगभग 70वीं ईस्वी में, यानी ईसा के 70 साल के आसपास की घटना है कि जब रोमन एम्पायर आया तो रोमन एम्पायर आने के बाद में यहां पे ना क्रिश्चियंस का आना हुआ। वहां से यहूदियों को, मेरे दोस्तों, वहां से निष्कासित किया गया, हटाया गया। और यहूदियों का जो दूसरा मंदिर है, इस शब्द को समझ ले, दूसरा मंदिर क्या है, ये पहला मंदिर, दूसरा मंदिर, ये यहूदियों के रिलीजियस स्ट्रक्चर को आप समझें, उसको वहां पे तोड़ दिया गया और यहूदियों को यहां से भगाया गया। जब यहूदी यहां से चले गए तो बेसिकली वो डायस्पोरा में कन्वर्ट हुए। डायस्पोरा मतलब दुनिया के अलग अलग हिस्सों में वो बंट गए, चले गए। तो अब आप देखें कि वो इस एरिया में यहूदी रह रहे थे, यहूदियों का यहां से जाना हुआ, क्रिश्चियंस का आना हुआ। अब क्रिश्चियंस का सेटलमेंट यहां हो चुका है। अब सर होता क्या है, उसके कुछ साल बाद, ये मैप भी आपके सामने है कि ये जो हमारा ये जो पूरा इलाका था, यहां से इनको खाली कराया गया और ये यहां से आगे बढ़ गए। इसके बाद मेरे दोस्तों यहां पे इस्लामी शासन आता है 7वीं सदी में, लगभग आप समझ लीजिए 650 साल एवरेज आप प्लस कर लें, बिकॉज 70वीं सदी में 70th AD के अंदर वो आया। और यहां पे 7वीं सदी में लगभग 700 में, लगभग 650 साल बाद यहां पे क्या होता है, उमैयद खलीफा ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, जो साम्राज्य था उसके, यानी इस्लामिक शासन के हक में आ गया। अब जैसे ही इस्लामिक शासन के हक में आया तो यहां पे अब एक तरह से तीसरे रिलीजन की एंट्री हो रही है। तीसरा रिलीजन यहां जब एंट्री लिया तो यरूशलेम के अंदर, जिसको बहुत ही ज्यादा पवित्र माना जाता है, इस्लाम में भी इसका एक अलग महत्व है, क्रिश्चियन रिलीजन में भी, क्रिश्चियनिटी में भी इसका अलग इंपॉर्टेंस है, और साथ ही साथ देखा जाए तो ज्यूज के लिए तो यह ही। तो यहां पे डॉम ऑफ द रॉक एंड अल अक्सा मस्जिद के निर्माण होते हैं मेरे दोस्तों। तो मुस्लिम, ईसाई, यहूदी, तीनों धर्मों के लिए यरूशलेम पवित्र स्थल बन गया। अब यहां पे हमें दो चीजें बहुत नोटिस करनी है।
पहली चीज यरूशलेम, दूसरा डोम ऑफ द रॉक एंड अल अक्सा मॉस्क। ध्यान रखिएगा इसके बारे में मैं क्यों बात कर रहा हूं। सबसे पहले अगर आप आकर के इसको देखेंगे तो ये यरूशलेम के अंदर तीनों ही धर्मों का, जैसा कि मैंने पिछले साइड में बताया कि अपना अपना इंपॉर्टेंस है, तो उस इंपॉर्टेंस को जानते हैं और समझते हैं कि कौन से वो पॉइंट्स हैं। सबसे पहले यहूदियों का एक कब्रिस्तान है मेरे दोस्तों, जिसका एक बहुत ज्यादा विशेष महत्व है। कोई कह सकता है भी कब्रिस्तान तो कहीं और भी बना सकते, कब्रिस्तान का ऐसा क्या है, लेकिन रिलीजियस सेंटिमेंट जो होते हैं ना, उनके कोई लॉजिक नहीं होते। ठीक है, रिलीजन कुछ जो इमोशंस की लॉजिक नहीं है, तो इनके लिए ये बहुत छोटी सी जगह है, लेकिन यहूदियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल के रूप में इसको देखा जाता है। तो ये ज्यूस का ये हुआ। दूसरी बात, जो आप अल अक्सा मॉस्क की बात कर रहे हैं, जिसको मैं बहुत डिटेल में दिखाऊंगा, अल अक्सा मस्जिद, उसी की तरफ वहां पे एक पश्चिमी दीवार या वेस्टर्न वॉल के नाम से एक एरिया है, जो ज्यूज मानते हैं कि भाई ये हमारे फर्स्ट एंड सेकंड टेंपल, प्रथम और दूसरा जो मंदिर था, उसके अवशेष हैं और उसकी ये इबादत करते हैं, उसको ये पूजते हैं। आप देख सकते हैं सर इमेज में, ठीक है। और ये दूसरे मंदिर के इसको अवशेष के रूप में मानते हैं, जबकि वैसे देखा जाए तो ये उस अल अक्सा मॉस्क की ही एक पर्टिकुलर वॉल है। अब ये बात भी हुई। क्रिश्चियंस में देखिए सर, ये हॉली सेपुल्चर के नाम से यहां पे एक चर्च है, ठीक है सर, एक चर्च ऑफ हॉली सेपुल्चर। मेरे दोस्तों, ये यरूशलेम का वो चर्च है जिसके लिए मान्यता है कि इसी चर्च के हिस्से में ईसा मसीह को, जीसस क्राइस्ट को सूली पे चढ़ाया गया और यहीं पे जीसस क्राइस्ट को दफनाया गया। तो अब आप सोचिए कि एक रिलीजन का जो प्रोफेट है, जो पैगंबर है, जो सर्वे सर्वा है, उनको यहां पे अगर कोई उनसे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस अगर ये बन गया, तो रिलीजियस सेंटिमेंट जुड़ गया। तो यरूशलेम के ऊपर क्रिश्चियनिटी, ज्यूस और इस्लाम, ये रिलीजियस सेंटिमेंट आपको समझ में आना चाहिए कि उस जगह के ऊपर क्यों इतना दिल लोगों का लगता है अलग अलग रिलीजन के, क्योंकि उनके इमोशनल सेंटिमेंट्स वहां जुड़े हुए हैं। तीसरी चीज एक और आती है सर, चर्च ऑफ जियोन। ये जो एक माउंट जियोन है मेरे दोस्तों, ये माउंट जियोन है यरूशलेम में, उसके ऊपर ये चर्च बना हुआ है। इसको लेकर के भी डिस्प्यूट क्रिएट होता है ज्यूज में और क्रिश्चियंस में। अब मेरे दोस्तों, ये चीज तो आपको बिल्कुल क्लियर है कि यरूशलेम के अंदर टाइम के ऊपर अलग अलग टाइम पे जो अलग अलग डायनेस्टीज आई, उनका बेसिकली जो थॉट प्रोसेस कह लो, उनका फाउंडेशन कह लो, उनका रिलीजियस, उनका कल्चरल वैल्यूज कह लो, बहुत डिफरेंट थे। तो उनके अलग अलग स्ट्रक्चर डेवलप हुए, लेकिन बाद में जब वो एक तरह से कनेक्ट द डॉट वाली कहानी है, चीजें को जोड़ा गया फिर से, तो एक ऐसा उलझन इस एरिया में पैदा हो गई जो एक बड़ी विचित्र, एक अलग ही तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हुई। अब यहां पे आप चीज समझे, बैकएंड पे हमें ध्यान में रखना है कि कनान रीजन के टाइम पे जो यहां पे ज्यूज रहा करते थे, उनको तो बाहर भगा दिया गया। अब यहां से क्या होता है सर, शुरुआत रियल प्रॉब्लम की। अब यहां पे हाँ, इस्लाम वाले पॉइंट को हम देखना भूल गए। ये मंदिर पर्वत, मतलब ये जो इलाका है जिसको मेनली, चाहे आप वेस्टर्न वॉल भी यहीं पे है, सब चीजें इसी एरिया में आती हैं। और अल अक्सा मस्जिद, इस्लाम में इस जगह को हरम अल शरीफ कहते हैं सर, और यहीं पर अल अक्सा मस्जिद और डोम ऑफ द रॉक स्थित है। ये आप देख रहे हैं, ये ही है। और इसी के हिस्से में जो मैंने आपको बताया था वेस्टर्न वॉल, आप देखो ये डोम ऑफ द रॉक है और यहीं पे वो वेस्टर्न वॉल है जिसकी ज्यूस पूजा करते हैं। अब सर इसलिए यहां पे लड़ाई होती है इजराइल की और फिलिस्तीनियों की, अरबिक्स की और इजराइलों की। क्यों लड़ाई होती है? बिकॉज प्रेमाइस एक रह गया, आस्था के जो धाराएं हैं वो दो यहां पे आके मिल गई। अब गलती किसकी कहेंगे आप? भाई समय समय के ऊपर अलग अलग जगह पूरे वर्ल्ड के अंदर ये पोजीशंस क्रिएट हुई हैं कि जब किसी एक शासन को हटा करके दूसरा शासन आया है, उसने अपनी ही पॉलिसीज के अकॉर्डिंग काम किया है, और आज भी होता है। वो रिलीजियस सेंटिमेंट अगर हजारों साल बाद निकल करके फिर आ जाए, सैकड़ों साल बाद निकल के फिर आ जाए, तो सर उसको बहुत समझदारी से डील करना पड़ेगा। ये उस अल अक्सा मॉस्क की सर, ये वो वेस्टर्न वॉल है जिसे अल्बर्क वॉल भी कहते हैं। ये वेस्टर्न वॉल, ये ज्यूस के लिए काफी पवित्र, वो उसको स्वीकार करते हैं, इसीलिए कहते हैं कि भाई हम यरूशलेम को फिलिस्तीनी राजधानी नहीं बनने देंगे। सारी कहानी अभी एक एक करके सारे परत आपके सामने हटते जाएंगे। आप एक बार ये द डोम ऑफ द रॉक को भी देखिए सर, ये स्ट्रक्चर आपको पता ही है। इसको थोड़ा सा ओपन करके आप यहां देखेंगे ना, तो यहां पे एक रॉक है जिसकी विशेष पूजा पद्धति, मान्यता, इसके प्रति विशेष आस्था का विश्वास है। इसके ऊपर ये डॉम बना हुआ है, और अगर मैं थोड़ा सा ऊपर से दिखाऊं तो ये वो रॉक है जिसके ऊपर ये पूरा डॉम बना करके निर्माण किया गया है। ऊपर से अगर आप देखेंगे इसको तो कुछ इस तरह का आपको ये रॉक दिखाई देगा। तो यहां पे बात आती है कि भाई ये तो बड़ी उलझन की कहानी हो गई। मतलब एक ही पर्टिकुलर जगह तीन दुनिया के बड़े धर्मों की आस्था का केंद्र बन गया। तो भाई अब इसका सुलझाएंगे कैसे समस्या को? सुलझाने की बात है तो अब बात आती है भाई यहां से लेके प्रॉब्लम शुरू हुई कहां से? जो प्रेजेंट टाइम मॉडर्न डे प्रॉब्लम आप देख रहे हो ना, ये प्रॉब्लम होती है लगभग आज से 100 साल पहले से शुरुआत। दोस्तों
एक शख्स है, इनकी तस्वीर आप देख रहे हो, इनका नाम है थियोडोर हर्जल। ये थियोडोर हर्जल ने कॉन्सेप्ट दिया था जिसे हम जियोनिज्म कहते हैं। ये जियोनिज्म वो अवधारणा है कि भाई हम लोग कनान रीजन के वासी हैं, हम दुनिया में भटक रहे हैं। फिलिस्तीन जो है, वो जो प्रेजेंट में जो फिलिस्तीन है, जो किसी समय पे कनान रीजन था, ये हमारी मातृभूमि है, मादर वतन है, मदरलैंड है। हमें फिर से वहां जाना होगा, अपनी जगह लेनी होगी। ये जो एक विचार था, ये विचार ने इज्म का यानी एक वाद का, एक जिसको कहते हैं जज्बे का, एक जज्बात का रूप ले लिया। पूरे यहूदियों के अंदर एक सेंटिमेंट ऑफ सेंस ऑफ नेशन को बिल्ड कर दिया। ये है सर थियोडोर हर्जल, 1897 में विचार रखते हैं जियोनिज्म का। जियोनिज्म मूवमेंट शुरू होता है। तस्वीर आपके सामने है। दुनिया भर में जहां कहीं दुनिया के जिस कोने में यहूदी ज्यूस फैले हुए थे, सबके मन में विचार, ऑब्वियस सी बात थी कि इमोशंस का कोई लॉजिक नहीं होता, इमोशंस आए इस बात के पीछे, और उनका रीजन फेयर भी था कि भाई हमारे एरिया में हमें भेजो, हम कब तक दुनिया में भटकेंगे। ये मांग शुरू हुई और इस समय तक आपको पता होगा दुनिया के अंदर ज्यूस के ऊपर बहुत ज्यादा क्रूअलिटी भी ढाई जा रही थी। तो उनको लगता था कि यार अब हमें हमारे देश में तो जाना ही जाना है। अब इनको कहां चाहिए भाई वो देश? ये ऐतिहासिक घर हमें फिलिस्तीन में चाहिए। और फिलिस्तीन जो था मेरे दोस्तों, ये इस एरिया के अंदर, यहां ये फिलिस्तीन पूरे वर्ल्ड के अंदर, यहां पे इनको इस एरिया में आना था। और यही एरिया आज भी एक दुनिया का बर्निंग पॉइंट बना हुआ है। ये शांति यहां पे दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कोई अशांत एरिया रहा, इवन अफ्रीका के नेशंस में भी इतनी अनस्टेबिलिटी, इतनी फाइट, इतनी बॉम्बार्डिंग फायर नहीं जितनी यहां होती है। तो सर यहां से होता है सारा खेल शुरू। इस जियोनिज्म के फिलॉसफी के बाद में, थियोडोर हर्जल की इस आइडियोलॉजी के, जियोनिज्म के कॉन्सेप्ट के बाद में कि भाई कनान रीजन फिर से चाहिए। कहां जाएंगे? फिलिस्तीन जाएंगे। अब मेरे दोस्तों देखो चर्चा कहां से आती है। फिर उसके बाद में 1897 के बाद में सारी जो अब एक स्टेप लिया जाता है 1917 में, ब्रिटिश मैंडेट भी आता है और बेल्फोर डिक्लेरेशन होती है। ये मंत्री थे सर ब्रिटिश कैबिनेट के, बेल्फोर। ये बेल्फोर क्या करते हैं, ये डिक्लेरेशन दे देते हैं कि भाई अब हम ज्यूस को अपना एक घर देंगे, ज्यूस की जगह फिलिस्तीन में होगी। अब आप कहेंगे सर फिलिस्तीन तो एक देश हुआ, तब फिर ऐसी इनके पास में कौन सा पावर? तो पावर की कहानी ऐसी थी मेरे दोस्तों कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ 1914 टू 1918, 1914 से 1918, उस समय पर उसके बाद में लीग ऑफ नेशंस ने, लीग ऑफ नेशंस से समझ लो जिसका सक्सेसर यूनाइटेड नेशंस है, यूएनओ जो है, इसका पहले वाला रूप लीग ऑफ नेशंस कहलाता था। लीग ऑफ नेशंस में फिलिस्तीन का जो कंट्रोल है वो दे दिया गया था किसको? ब्रिटेन को। अब लीग ऑफ नेशंस ने दे दिया क्योंकि देखो दुनिया में पॉलिटिक्स में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के बारे में आपने सुना होगा, तो अलायंस और आपकी एक्सिस के बीच में फाइट थी। तो ये क्या थे? ये मित्र राष्ट्र थे। इन्होंने क्या किया, लीग ऑफ नेशंस का फिलिस्तीन का नियंत्रण रहा और बेल्फोर डिक्लेरेशन किया 1917 में और कह दिया कि भाई यहूदियों के लिए फिलिस्तीन में राष्ट्रीय घर मिलेगा। अब अरेबिक्स को यह बात पसंद नहीं आई और ऑब्वियस सी बात थी कि आप मतलब कितने साल पहले, आप 2000 लगभग, ये बात ज्यादा भी आप पूछो, कनान रीजन तो 50-70वीं में और ये बात हो रही है 1920 में, तो कितने लगभग आप अप्रोक्स 2000 साल होने ही वाले थे। वो बात आप लेकर के आए और वहां का जो डेमोग्राफिक चेंजेस हो चुके थे, रिलीजन वहां पे अपने नए डेवलप हो चुके थे, तो यहां पे अरेबिक्स में ये थोड़ा सा एक बोलते ना कि नेगेटिव सेंटिमेंट यहां डेवलप होना शुरू हुआ। और ऑब्वियसली बात थी जो इजरायली थे, जो ज्यूस थे, इजराइल तो भी आया ही नहीं था, जो ज्यूस थे बड़े खुश थे। ये इमेज आपके सामने मेरे दोस्तों नवंबर 2 1917 को की जो बेल्फोर डिक्लेरेशन के लिए जो लेटर लिखा गया था ऑफिशियल, वो आपके सामने मैंने एज ए प्रूफ यहां पे पेश कर दिया। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको ऑफिशियली वेरीफाई भी कर सकते हैं। यहां पे साफ लिखा हुआ है कि कन्वेइंग टू यू ऑन बिहाफ ऑफ हिज मैजेस्टीज गवर्नमेंट द फॉलोइंग डिक्लेरेशन टू सिंपैथी विद द जियोनिस्ट एस्पिरेशंस। तो जियोनिस्ट एस्पिरेशंस की सिंपैथी को पूरा करने के लिए अब हम फिलिस्तीन में इनको घर दे देंगे। अब बात ये समझिए कि थोड़ा सा दिमाग यहां अप्लाई करो कि ब्रिटेन को ऐसी कौन सी जरूरत थी कि ज्यूस को उनको घर देना पड़ा। बात समझिए कि दुनिया के बहुत बड़े इलाके के ऊपर ब्रिटेन का कब्जा हुआ करता था, भारत भी गुलाम था ही उनका। ये जो ज्यूस थे ना, ज्यूस महारानी से मांगते थे भी हमें जगह चाहिए। तो आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। सबसे पहले ब्रिटेन की जो सरकार ने या महारानी ने इनको ऑफर किया था युगांडा, जो अफ्रीका का एक देश है। अब युगांडा ऐसे फुली डेजर्टी रीजन था, बड़ा था, तो एक तरह से ज्यूस ने इस बात को यूं लिया कि यार महारानी ने हमारा मजाक बना दिया। क्या ऑफर किया? युगांडा ऑफर। इसलिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक टर्म बन गया कि जब आपको चाहिए हो सुई और कोई आपको दे दे तलवार,
तो आप बोलो भैया जहां काम आए सुई का करे तलवारी। तो ऐसे ऑफर को इंटरनेशनल रिलेशंस में युगांडा ऑफर कहते हैं। आपको चाहिए भाई मेरे को एक चपाती खानी है, कोई आपको इतनी बड़ी एक चपाती बना के दे दे, इतनी मोटी चपाती जो आप खा ही ना पाए, तो आप बोलोगे भाई क्या ये युगांडा ऑफर है? बात को समझिएगा। तो युगांडा इनको पहले ऑफर किया गया था, बट वो ऑब्वियस सी बात थी, इनको अपनी जगह ही चाहिए थी। खैर इसके बाद में क्या होता है मेरे दोस्तों, जो बेलफोर्ड जो थे ना वो ब्रिटिश मंत्री थे, तो बता दिया 2 नवंबर 1997 को संसद में घोषणा कर दी कि भाई हम एक यहूदियों को इनका धर्मदेश देंगे। और ये धर्मदेश देने की पुष्टि होने के बाद में बहुत बड़ी तादाद 1920 से 1947 के दौरान पूरी दुनिया से ज्यूज का मूवमेंट शुरू होता है टुवर्ड्स द पैलेस्टाइन, फिलिस्तीन की तरफ वो यहूदी सारे जाने लगे। आप कहेंगे सर रोकने वाला कौन था? सारा कंट्रोल तो ब्रिटेन और मित्र राष्ट्रों के पास था, कोई फाइट यहां थी नहीं। अब जैसे जैसे वो जाके वहां रहने लगे, उनकी पॉपुलेशन बढ़ती गई, बढ़ती हुई पॉपुलेशन ने डेमोग्राफिक चेंजेस कर दिए। और दुनिया के जिस जिस हिस्से के अंदर डेमोग्राफिक चेंजेस हुए हैं, जो डेमोग्राफी काफी इम्बैलेंस हुई है, तो वहां पे सर फिर क्या होता है, जब इम्बैलेंस कोई चीज होती है तो फिर वो हिलती डुलती है, गिरती पड़ती है, फिर के बाद में अपने आप सेट होती है। तो यहां का माहौल खराब होना तय था। धीरे धीरे ज्यूज लाखों की तादाद में पहुंच गए। अब यहां से क्या था, अरबों और यहूदियों के बीच यहां संघर्ष बढ़ने लगा। 36 से 39 में अरब विद्रोह हुआ सर। 36 और 39 के अंदर अरेबिक्स ने इसमें विद्रोह भी किया, लेकिन कौन सुनने वाला था? 21 साल के बाद दूसरा विश्व युद्ध के पश्चात, मतलब 1939 से 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में मेरे दोस्तों जो मित्र राष्ट्र थे, जिसके अंदर आपके यूएसए था, आपका यूके था, आपके यूएसएसआर था, इन दोस्तों मिलकर 1948 में इजराइल नामक यहूदी राष्ट्र की विधिवत स्थापना कर दी। इसका झंडा बना दिया, ये उसको जगह दे दी, और ये उसका जो एम्बलम है वो इसका तैयार हुआ। तो 1948 में आप देखो यूएसए है, यूके है, यूएसएसआर है। अब यहां पे आपको यह भी समझना पड़ेगा कि आज के टाइम में जो यूएसए को इस रूप में देखा जाता है, वेस्ट को इस रूप में देखा जाता है कि भाई ये जो है ये कुछ हमारा भला करने की कंडीशन में होंगे, और कुछ मुस्लिम ममालिक जो हैं वो इनके साथ में जुड़े भी होते हैं। क्योंकि यहां पे ना रिलीजन बहुत छोटी चीज हो जाती है। आपको लगता होगा कि यार कोई राष्ट्र अगर मुस्लिम राष्ट्र है तो नहीं भाई, अपने अपने इंटरेस्ट और सामने वाले की पावर, बस यही दो चीजें बैलेंस कराती हैं। आपके इंटरेस्ट अगर फुलफिल हो रहे हैं, आप कॉम्प्रोमाइज कर देंगे हर चीज को। हर गवर्नमेंट सब कुछ कॉम्प्रोमाइज कर सकती है, और सामने वाला पावरफुल है तो आप कॉम्प्रोमाइज क्या करोगे? आपकी मजबूरी है। तो इसलिए हिंदुस्तान को भी चाहिए ना अपनी फॉरेन पॉलिसी के अंदर अब सहयोग लेने की अपेक्षा आप इतने पावरफुल अगर आप हो जाएं, आप इकोनॉमिकली पावरफुल हो जाइए, आप मिलिट्री के लेवल पावरफुल हो जाइए, उसके बाद में पूरी दुनिया आपकी शर्तों पर चलती है। यही एकमात्र समझ लीजिए कि फॉरेन पॉलिसी को या इंटरनेशनल रिलेशंस को अपने फेवर में करने का इकलौता तरीका है। खैर हम हमारे मुद्दे पे आते हैं। अब यहां पे सर इतनी लड़ाई के बाद में, इतना होने के बाद में एक देश में नए देश को बना दिया गया। एक देश जो ऑलरेडी चल रहा था, अरेबिक्स, यहां पे अरेबिक लोग रहते थे, फिलिस्तीन एक देश यहां चल रहा था, उसके अंदर एक नया देश का निर्माण होता है, और यह भी यूएनओ की परमिशन से होता है, अप्रूव्ड नेशन। अब आप क्या करोगे सर? यूएन का रिजोल्यूशन है यूएन 188। इसमें जो ये फिलिस्तीन का इलाका हुआ करता था, आप ये इमेज को थोड़ा गौर से देख लें मेरे दोस्तों, और आपकी बेटर क्लियरिटी के लिए मैं इसको थोड़ा और क्लियर कर देता हूं, थोड़ा ध्यान से देखें। ये सर प्लान ऑफ पार्टीशन है, ठीक है। तो 181 रेजोल्यूशन में यहूदियों को दे दिया 55%, जो कि आप इस रूप में देख सकते हैं। जो जियो स्टेट है ना, ये स्काई ब्लू कलर वाला, ये इस पूरे रीजन का 55% दे दिया गया सर। सोचो, मेजॉरिटी प्रायोरिटी पहले इनको दे दी। और अरेबिक्स को दिया गया 45%, जो आप ये व्हाइट वाले इलाके में देख रहे हैं। और यरूशलेम जो कि एक विवादित स्थल हुआ करता था, मतलब जिसको डिस्प्यूट था, वो यहां है कहीं, आप यहां देख सकते हैं। इस पोजीशन के अंदर क्या किया गया मेरे दोस्तों, इसको इंटरनेशनल उसमें दे दिया गया, प्रशासन में। अब इस पोजीशन में आप भी सोच सकते हैं कि कौन किसका सपोर्ट करेगा, कौन किसके विरोध में जाएगा। अरेबिक्स ने ऑब्वियसली विरोध किया कि यार ये हमारी एरिया में आके हम ही को भगा के हमारे से एरिया छीन करके आप सिद्ध क्या करना चाहते हो। और यरूशलेम के ऊपर क्योंकि रिलीजियस सेंटिमेंट था, तो ज्यूज का भी मन था ये हमारे पास रहे, उधर क्रिश्चियंस का भी मन ये रहा हमारे पास में रहे, और मुस्लिम जो थे वो भी चाहते थे यार यरूशलेम हमारे पास में रहा। मुस्लिम ऑलरेडी वहां रह रहे थे, ठीक है। अब यहां पे इस पूरे डिस्कशन में मैं एक और फिर आपको बार बार बोल रहा हूं, बहुत न्यूट्रल होकर चीजों को सुनते जाइएगा। यहां पे ये मत सोचिएगा भी क्या आपके मन के विचार क्या है, उसको अगर थोपेंगे ना इसके ऊपर, तो पूरा का पूरा डिस्कशन एक अलग डायरेक्शन में चला जाएगा। हमें बहुत न्यूट्रल, बिकॉज ट्रूथ इनसाइड इंपैक्ट चाहिए, तो न्यूट्रल होकर चीजों को देखना पड़ेगा। अब यहां से सर ये अरेबिक्स ने इसको अस्वीकार कर दिया। अब क्या होता है,
यहां पे हमें देखना पड़ेगा 1947 का यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन का प्लान 181। अब ये प्लान 181 के अंदर जो मैं चीज दिखाना चाह रहा हूं वो बहुत सारे लोगों की आंखें खोलने के लिए काफी होगा। मेरे दोस्तों, ये कॉन्सेप्चुअल मैप एक तैयार हुआ था। इसे कहा गया कि ये इजराइल के पास होगा, ये फिलिस्तीनियों का होगा, अरबिक्स का, और ये यरूशलेम होगा, ये इंटरनेशनल में दे दिया जाएगा। ठीक है सर। अब ये ग्रीन एरिया आप देख रहे हैं, गाजा स्ट्रिप, और ये वाला वेस्ट बैंक और ये सब एरिया। अब मेरे दोस्तों, यहां पे जो पॉजिटिव वोट पड़े वो 33 पड़े। इस रिजोल्यूशन के वोट के विरोध में जो थे वो 13 देश थे, और जो देश एब्सेंट रहे वो 10 थे। अब यहां पे आप 2-3 नाम देख लो। पॉजिटिव वोट करने वालों में यूएस का नाम, यूएसएसआर का नाम, ये दोनों देश थे जिन्होंने इजराइल के निर्माण के लिए वोट दिया था। तो अगर आप कुछ दूसरे ही मिसकंसेप्शन में हैं कि भाई यूएसएसआर ने कभी सपोर्ट किया होगा कुछ, तो नहीं सर, दोनों देश यहां साथ खड़े थे। विरोध में कौन था सर? तो मेरा हिंदुस्तान यहां पे इजराइल के निर्माण के विरोध में वोट किया था, फिलिस्तीन के पक्ष में वोट किया था। बिकॉज हम लोग ऑलरेडी उस व्यवस्था से निकले थे कि भाई हम पे अगर कोई आगे कब्जा करेगा तो हमारी क्या स्थिति होगी, हम उस दर्द को देख चुके थे। तो हिंदुस्तान ने किसका साथ दिया था? फिलिस्तीन का उस समय पे साथ दिया था, और वोट अगेंस्ट में किया था। यहां पर अब आप कहेंगे सर वोट अगेंस्ट में किया तो हमने तो किसी का साथ, ना यूएसएसआर का डर था ना यूएसए का, दोनों इस तरफ बैठे थे, हम चाहते तो यहां भी वोट कर सकते थे। पाकिस्तान ने भी विरोध में वोट किया था, तुर्की ने भी विरोध में वोट किया था। अब जो लोग एब्सेंट रह गए, जो ना तो ये सोचते थे हम कुछ हाँ बोले, ना कुछ हम ना बोले, हम चुपचाप रहें और अपना काम बनाएं, पता भी ना चले, अंडर द कारपेट काम करेंगे, तो साहब देख लो चाइना। तो जो स्पेशली पाकिस्तान के लोग या कुछ और मुस्लिम वर्ल्ड ये मानता है कि भाई चाइना हमारा बहुत बेहतर है, चाइना हमारा हित करता है, तो वो चाइना ने आपके साथ में किया क्या है? चाइना ने जो उइगर मुस्लिम्स की कंडीशन की अपने देश में, चाइना ने जो मस्जिदों को तबाह किया अपने देश में, आप वो भूल गए। क्यों भूल गए? क्योंकि जैसा थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि जो अपना सेल्फ इंटरेस्ट होता है, अपने निजी हित होते हैं, और सामने वाले का पावर होता है, वो आपको कॉम्प्रोमाइज छोड़िए सैक्रिफाइस करने पे भी मजबूर कर देगा। दोनों में अंतर होता है। लेकिन यहां पे आपके सामने क्लियर है, चाइना ने एब्सेंट रहा, वो चाहता तो विरोध में वोट करता ना, अगर उसको विशेष प्यार आपसे था तो। यहां पे वो वोटिंग नहीं हुई। अब मेरे दोस्तों, ये यहां पे पोजीशन सामने क्लियर है। अब आपके सामने क्लियर आ गया। अब ये 55% 45% दुनिया के अंदर एक नया देश निर्माण हो गया। वो 97 आई थिंक, वो जो मूवमेंट शुरू हुआ था, जियोनिज्म वाली भाव शुरू हुए, 93 का था। तो वहां से सर ये चीज आई। अब इजराइल की स्थापना 1948 में हो गई। अब 14 मई 1948 को डेविड बैन और गुरियन ने इजराइल की स्वतंत्रता का डिक्लेरेशन किया। और नेक्स्ट डे मेरे दोस्तों, नेक्स्ट डे जो अरबिक नेशंस थे उन्होंने इजराइल पे हमला कर दिया। यानी अपना निर्माण होने के पहले दिन के ऊपर इजराइल पे हमला हुआ। सोचा गया समस्या खड़ी हुई, उसके पहले को नष्ट कर दिया जाए, तो साहब हमला किया गया। कौन कौन? इजिप्ट ने किया, जॉर्डन ने किया, सीरिया ने किया, इराक ने किया, लेबनान ने किया। 1 2 3 4 5, यानी ये 5 देश एक तरफ आए और इजराइल एक तरफ था। इसके बाद में हुआ क्या? इजराइल युद्ध जीत जाता है। अब ये जो युद्ध जीता गया, इसने बहुत बड़ी कहानी को पलट दिया। और जो विवाद तो वहां तक तो था, जो था इजराइल का बन गया, ठीक है, लोगों में डिस्प्यूट है, सब 55% एरिया हमारा ले लिया। ये वॉर ने क्या तो उनको सफाई करने के लिए आया था। अब इसके बाद में इजराइल ने इसको जीता भी। जीत करके जो यूनाइटेड नेशंस का डिक्लेयर्ड एरिया था, यानी जो रेजोल्यूशन 181 में जो अलॉटेड एरिया था, उससे बहुत बड़े हिस्से को इसने अपने कब्जे में ले लिया, अपने काबू में कर लिया। अब यहां से सर फाइट शुरू हो गई। और इसी घटना को नकबा कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा सर। ये नकबा यानी कैटास्ट्रोफी, यानी एक तरह से कैटास्ट्रोफी मतलब दुर्घटना, बर्बादी, ठीक है। ये नकबा फर्स्ट की घटना मेरे दोस्तों होती है। अब इसी घटना ने 7.5 लाख फिलिस्तीनियों को शरणार्थी बना दिया। अब यहां पे ये युद्ध हुआ। अब आप सोचिए कि एक ऐसा राष्ट्र जो एक दिन पहले का निर्मित हुआ युद्ध जीता कैसे जीता होगा? अकेले के दम पे जीता होगा? नहीं सर। इसके पीछे जिन देशों ने इनको समर्थन किया था, लाइक यूएसए, सबसे बड़े लेवल पे बैक में यूएसए ने इसको सपोर्ट किया। यूएसए के सपोर्ट से अरेबिक्स की हार होती है। और आज अरेबिक्स का रिलेशन अमेरिका से, कुछ देशों का तो, चुनिंदा देशों का तो गड़बड़ हो तो बात अलग है, बाकी बहुत अच्छा ट्रेड डील अमेरिका के साथ में करते हैं। अभी एक हजारों करोड़ रुपए का हवाई जहाज जो है वो अमेरिका को गिफ्ट किया है। लेकिन तो इसीलिए बोलते हैं रिलीजन के नाम पे सोचना छोड़ दो, अपनी पावर बढ़ाओ, अपने नेगोशिएशन अपने दम पे करो। वो लोग, उन लोगों ने ऐसा किया है। अब सर ये नकवाई घटना हुई, लोग, बस्तियां उजड़ गई, एक तरह से यहां पे पूरी तरह से तबाही का माहौल डेवलप हो गया। अब थोड़ा सा नजर ये डालिए कि जब ये घटना हुई उसको वेस्टर्न मीडिया ने कैसे कवर किया।
वेस्टर्न मीडिया में द न्यूयॉर्क टाइम्स का मेरे दोस्तों न्यूज है, लिखा है ज्यूज इन ग्रेव डेंजर इन ऑल मुस्लिम लैंड्स। मतलब ये जितने भी ज्यूज है ना, ये जो ज्यूज लैंड है कुल मिलाकर के यहूदी हैं, ये बेसिकली खतरे में है इन मुसलमानों के बीच में। तो कुल मिलाकर के हम जीते भी, हमले भी हुए, सारे काम हुए। वेस्टर्न मीडिया ने इसको एंटी अरबिक तरीके से प्रेजेंट किया। दूसरी तरफ द पैलेस्टीनियन पोस्ट, उस टाइम के वहां का अखबार है, स्टेट ऑफ इजराइल इज बॉर्न, यानी वो राष्ट्र का निर्माण हो चुका है। और यहां पे लिखा है यूएस रिकॉग्नाइजेस ज्यूज स्टेट, उसका समर्थन प्राप्त है। तो कुल मिलाकर के एक अरबिक कंट्री, एक अरबिक नेशन जिसको हम फिलिस्तीन कहते थे, एक आंदोलन, एक विचार और खुद की पॉलिटिक्स के निर्माण के चक्कर में वहां पे एक नया देश बना। उसके अपने हिस्टोरिक कॉन्टेक्स्ट हैं, लेकिन उसने वहां की डेमोग्राफी को चेंज किया, तो विवाद को उसने पैदा कर दिया। अब मेरे दोस्तों देखिए, द बोस्टन डेली ग्लोबल ने यूएस रिकॉग्नाइजेस न्यू इजराइल स्टेट, इसके अलावा द न्यूयॉर्क टाइम्स अगेन जियोनिस्ट प्रोक्लेम्स न्यू स्टेट ऑफ इजराइल, ट्रूमैन रिकॉग्नाइजेस एंड होप फॉर द पीस, होप फॉर द पीस। ट्रूमैन उस टाइम पे प्रेसिडेंट हुआ करते थे। शांति की अपेक्षा अमेरिका को हो रही है कि भाई इससे शांति व्यवस्था हो जाएगी। अभी देखिएगा यासीन अराफात के साथ पे क्या होता है। अभी हम बहुत आगे तक आने वाले हैं, पूरा इस किस्से को आज अंत करेंगे। वीडियो थोड़ा बड़ा होता जाए उसके लिए तो माफी मैं बोल चुका हूं, लेकिन इंटरेस्टिंग लगे तो कंटिन्यू रहिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दीजिएगा। अब मेरे दोस्तों यहां पे ये इतनी जब चीजें हो गई तो असल में इसने अब समस्या ने, जिसको कहते ना कि एक बुरा रूप धारण कर लिया। चीजें अनुकूल थी नहीं, बर्बादी का दौर शुरू हुआ, हमले, लड़ाइयां, जिसके अंदर हुआ क्या नुकसान, अल्टीमेटली जनता मर रही थी, आम जनता मर रही थी, लोगों की लड़ाई सेना से हो रही थी, फिलिस्तीन इजराइल के लोग आपस में टकरा रहे थे। हालत यह थी कि फिलिस्तीनियों का सहयोग बहुत ज्यादा नहीं हो पा रहा था इजराइल के साथ में, क्योंकि इजराइल के साथ में कौन खड़े थे, धन्ना सेठ खड़े थे, पैसे वाले लोग खड़े थे, जिनकी दुनिया में चलती थी। इनके साथ में कौन खड़ा था, इनके साथ में वो लोग खड़े थे जिनकी खुद की पोजीशन बहुत स्ट्रांग नहीं थी और वो बाद में अपने डिसीजन को बहुत स्ट्रांगली इंप्लीमेंट नहीं करवा पाए। तो इस फाइट, एक तरह से ये फाइट मिलिट्री वर्सेस कॉमन मैन की यहां पे एक हद तक हो चुकी थी। अब धीरे धीरे क्या हुआ सर, अल्टीमेटली बच्चे अनाथ हुए, मरे हुए, तो लड़ाई जो भी है, इमेज आपको बहुत कुछ बता देगी, क्योंकि युद्ध कभी किसी का लाभ दे ही नहीं पाया। आप अपने फाइट में रहिए, अल्टीमेटली जनता का नुकसान होना है, गरीब आदमी मरता है, आम लोगों की मृत्यु हुई, और अभी भी ये क्रम जारी है, ये थमा नहीं है। अब मेरे साथियों, एक क्रम हमें समझना पड़ेगा कि इजराइल बन तो गया, इजराइल के बनने के बाद क्या स्टेप इसने लेता गया, इसने कैसे कैसे अपने कदम बढ़ाए, कैसे अरबिक्स ने अपने अपने स्टेप लिए, तो दोनों के बीच में टसल फाइट शुरू होती है अरबिक नेशंस वर्सेस आपके इजराइल में। तो सबसे पहला सर 1956 में एक सुएज क्राइसिस आता है। असल में जो सुएज कैनाल है, सुएज कैनाल को नेशनलाइज करता है इजिप्ट। नेशनलाइज करने के बाद में इजराइल ने ब्रिटेन और फ्रांस के साथ में मिस्र पर हमला कर दिया था, इजिप्ट पर अटैक कर दिया था कि आप नेशनलाइज इसको नहीं कर सकते। हमले में साथ कौन दे रहे हैं, वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज साथ आ गए। इजिप्ट के अगेंस्ट में कौन आए, इजराइल, ब्रिटेन और फ्रांस। अब ये सुएज जो आपके कैनाल वाला जो ब्लॉकेज था, उसने नासिर जो उस समय प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कह दिया था कि भाई ठीक है, हम इसको ब्लॉक करेंगे और इसको हम नेशनलाइज कर देंगे। थोड़ा सा अगर आप इसकी लोकेशन देखें मैप के ऊपर, तो मेरे दोस्तों आप ये समझिए कि अगर आपको मुंबई से जाना है आपको लंदन के लिए, तो अगर सुएज कैनाल को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया जाए तो आपको ये इतना बड़ा ये वो चक्कर लगाना पड़ेगा जो वास्को डिगामा लगा करके आया था जब वो इंडिया पहुंचा था फर्स्ट टाइम। लेकिन सुएज कैनाल के लिए आपको क्या करना है, आपको यहां से एंट्री लेके सीधा इस एरिया में आप आ जाएंगे, यानी मेडिटेरेनियन सी से होते हुए आप सीधे अटलांटिक ओशियन में आ सकते हैं। आपके एरिया बहुत छोटा हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये दुनिया के लिए भी टेंशन का था कि यार अगर इसको नेशनलाइज कर दिया इजिप्ट ने तो काम कैसे चलेगा। ट्रेड इनको करना था, बिना ट्रेड के तो खत्म ही। तो कुल मिलाकर के यहां पे फर्स्ट एक क्लैश शुरू होता है। दूसरा 1967 में आता है सर, ये 6 डेज वॉर है सर। ये 6 दिन का युद्ध चला, जिसके अंदर इजराइल ने इजिप्ट, सीरिया और जॉर्डन को हराकर वेस्ट बैंक, गाजा, यरूशलेम, सिनाई और गोलन हाइट्स पे कब्जा कर लिया। मतलब जो आस पड़ोस के देश और थे उनके एरिया को भी लेके, गोलन हाइट्स को लेकर के यूपीएससी में क्वेश्चन भी आया था कि गोलन हाइट्स की लोकेशन क्या है। अब द गार्डियन की ये द इजराइल क्लेम्स लैंड एयर सक्सेसर इन ब्रिटेन एंड यूएस डिक्लेयर्ड न्यूट्रलिटी। कुल मिलाकर के ये 6 दिवसीय युद्ध हुआ सर। अब वॉर एंड्स, टोटल इजराइल विक्ट्री, इजराइल पूरी तरह जीत गया। ये स्प्रिंगफील्ड रिपब्लिकन वाली वेस्टर्न मीडिया ने इसको बहुत बड़ा चढ़ा करके दिखाया। कुल मिलाकर के ये 67 में आके इजराइल एक कदम और आगे बढ़ा। ये पहला जब वॉर हुआ तब उसने यूएन के डिक्लेयर्ड एरिया से ज्यादा एरिया कब्जा कर लिया
उसके बाद में जो ये 67 का वॉर होता है, इसमें ये दूसरे देशों के एरिया को और कब्जा कर लेता है। सीरिया का था तो गोलन हाइट्स, उस गोलन हाइट्स को ये कब्जा में ले गया और कुछ इजिप्ट का एरिया भी इसने अपने कब्जे में कर लिया। अब दोस्तों ये जो 67 का वॉर हुआ बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखिए। बिफोर वॉर में इजराइल आपको यहां नजर आएगा, ये जो मैं मार्क कर रहा हूं, इजराइल आपको इस एरिया में नजर आएगा। लेकिन जैसे ये वॉर खत्म होता है, इजराइल की पोजीशन देखिए कहां से कहां पहुंच गई। ये एरिया पूरा इजराइल इजिप्ट का ले गया, और ये जो एरिया था जो यहां पे आप एक्सा देख रहे हैं, ये गोलन हाइट्स का एरिया है जो सीरिया का इलाका है, पूरा कब्जे में आ गया। तो अब यहां पे सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट, कितने देश इसके शिकार हो गए। और वो 67 के वॉर ने इसको और एग्रेसिव कर दिया, इसने लगभग सारे एरिया को कैप्चर कर लिया। ये 67 की घटना होती है। और ये जो 6 डे वॉर है, इसके ऊपर हिस्ट्री जो चैनल है, बहुत ही शानदार चैनल है, उसने इसके ऊपर बहुत डिटेल स्टोरी कवर की, आप चाहें तो उसको देख भी सकते हैं। अब मेरे दोस्तों, जब ये 6 डेज वॉर के बाद में ये कहानी हुई कि भाई ये एरिया तो हमारा जा चुका, अब इस एरिया का क्या करें, तो फाइट इनका चैलेंज ही हो गया कि अब इस एरिया को वापस लेना पड़ेगा। तो एक यौम किप्पुर क्या है, एक ज्यूज, एक यहूदियों का धार्मिक त्योहार है। जिस समय धार्मिक त्योहार मना रहे थे, यौम किप्पुर के दिन इन्होंने अटैक किया इन देशों ने कि भाई हमें हमारी टेरिटरी वापस चाहिए। अब वापसी के लिए इजराइल पे हमला कर दिया। कुछ समय के लिए इजराइल बैकफुट पे गया, यानी इजराइल की हार यहां होना शुरू होती है। शुरुआत में अरब देशों को बढ़त मिल गई, लेकिन जैसे ही अमेरिका की सैन्य सहायता और हथियारों की एयरलिफ्ट किया गया, हवाई जहाज से हथियार गिराए गए, हवाई जहाज से सेना के उनको हेल्प होने लगी, इजराइल वापस युद्ध में आ गया और स्वेज नहर पार करके मिस्र की भूमि जो थी फिर से उसको इसने अपने कब्जे में ले लिया, इजिप्ट के एरिया को फिर इसने अपने अंडर में ले लिया। समझ गए बात? तो कुल मिलाकर के जब देश को बनवाया तो वही है ना, वही हम तेरा साथ ना छोड़ेंगे, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, जो हम तुम्हें बनाया तो तुम्हारे साथ रहेंगे। क्योंकि अमेरिका की स्ट्रेटजी इस मिडिल ईस्ट के अंदर खुद के पैर को रखने की रही है, कैसे इस एरिया के अंदर अपने डोमिनेंस को बरकरार रखा जाए। इसलिए वो एक स्टेट यहां पे उसको स्पॉन्सर वो करेगा ही करेगा। तो यूएसए की जैसे ही हेल्प मिली, फिर कब्जा हो गया। और युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ जो धुर विरोधी थे, इन्होंने इसको मीडिएशन किया और यूनाइटेड नेशंस युद्ध विराम लगा दिया। मिस्र इजराइल को जिनेवा में वार्ता के लिए बुलाया गया और बाद के अंदर जिनेवा के इस वार्ता के बाद में इजराइल ने इजिप्ट की जो एक्स्ट्रा जमीन ली थी उसको छोड़ दिया। ठीक है, अब मेरे दोस्तों अरबिक कंट्रीज ने क्या किया, इन्होंने कहा कि यार अब हम इसके विरोध में रहेंगे, तो उन्होंने तेल की सप्लाई को कम कर दिया। तो दुनिया के अंदर एक ऑयल क्राइसिस का सीन डेवलप हुआ था। लेकिन ये इवेंट या जो इनकी ये कोशिश थी, ये कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट ला नहीं पाई। तो ये 67 के बाद में 73 का ये मेरे दोस्तों, ये जो यौम किप्पुर वाला आपने देखा, इस युद्ध की कहानी भी आपके सामने है। कुल मिलाकर के बता चुका था कि भाई हम जो है वो बहुत एग्रेसिव काम करेंगे, और साथ ही साथ में यूएस का बैकअप सपोर्ट भी था। अब 82 के अंदर एक लेबनान वॉर होता है, मतलब लेबनान का जो सदर्न इलाका है वो फिलिस्तीन से टच होता है, और वहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हुआ, नाम था PLO, पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिनके लीडर में आप यासिर अराफात को देखेंगे। वो इंडिया भी आया। सारी कहानी अभी आप सुनिएगा सर, बहुत इंटरेस्टिंग है, बिकॉज ये धागे उलझे हुए हैं, इनको एक एक करके सेपरेट करेंगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी। अब यहां पे पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ इसने सैन्य कार्रवाई करी, और ये चित्र उसी समय का है किस तरह से उसने दक्षिण लेबनान के अंदर इन PLO को बर्बाद किया, PLO के अगेंस्ट में काम करना शुरू किया, क्योंकि PLO वाज कि भाई इजराइल को हमें मुक्त कराना है। आज अगर हिंदुस्तान के अंदर कब्जा था, तो हिंदुस्तान के अंदर क्या हमने संगठन नहीं बनाए? क्या हिंदुस्तान में भगत सिंह नहीं थे? क्या हिंदुस्तान के अंदर चंद्रशेखर आजाद नहीं थे? हमें सोचना पड़ेगा कि हम हमारी नजर किस एंगल से देखते हैं। हम किसी को आतंकवादी कहते हैं, या वो व्यक्ति अपने उस जमीन का, अपने मादरे वतन को बचाने के लिए लड़ रहा है? सोचना पड़ेगा। बस यही फर्क होता है कि हम जब खुली आंख से चीजें देखें और एक तरह से पर्दा आंख से हटा दो, सच्चाई सामने आती है। आज एक समय की बात, अभी आप एक बुक, बहुत फेमस बुक है, किताब का नाम है भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया, रिटन बाय बिपिन चंद्रा। बिपिन चंद्रा की उस किताब में ये पार्लियामेंट के अंदर भी गूंजा था, और पार्लियामेंट में जो हिमाचल से सांसद आते हैं अनुराग ठाकुर जी, उन्होंने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाया था कि भाई ये जो किताब है, इस किताब के अंदर भगत सिंह को आतंकवादी शब्द से लिखा गया है। वो लिखा था रिवॉल्यूशनरी टेररिस्ट, क्रांतिकारी आतंकवादी। तो हमने उसका विरोध किया था। क्यों? क्योंकि बेसिकली वो हमारे हीरो के रूप में हम उनको देखते हैं। तो यहां पे PLO जो था, PLO वाज वर्किंग
फॉर द इंडिपेंडेंस और देयर राइट्स ऑफ देयर लोकल पीपल जो वहां रह रहे थे। तो उनके अगेंस्ट में इजराइल काम कर, इजराइल को कहता है जी ये तो टेररिस्ट हैं। हम क्या सोचते हैं, सोचना पड़ेगा। अब देखो 87 से 93 यानी 82 हो गया। अब यहां पे फर्स्ट इंतिफादा आता है। ये इंतिफादा क्या है? इंतिफादा एक अरबिक वर्ड है जिसको आप समझ लीजिए जन क्रांति, मास मूवमेंट, जन आंदोलन। जैसे 1857 का रिवोल्ट क्या था, एक तरह से पहला मूवमेंट था, बट वो एक जन आंदोलन का रूप नहीं ले सका। लेकिन ये फर्स्ट इंतिफादा, फिलिस्तीनियों ने इजरायली कब्जे के खिलाफ जन विद्रोह कर दिया। आम जनता रोड पे उतरी पहली बार कि भाई हम इसका खिलाफ करें, क्योंकि होगा ना, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। तो वो पीर हो गई थी सर, तो करें क्या? उसके खिलाफ आम जनता उतरी। अब आम जनता उतरी तो परिणाम तो आपके सामने ही था। 2000 से 2005 के बीच में सेकंड इंतिफादा होता है, दूसरा मूवमेंट, क्योंकि उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर थे एरिल शेरॉन बेसिकली विजिट करने चले गए अल-अक्सा मॉस्क को। तो ये चीज जो वहां के फिलिस्तीनी थे, जो वहां के मुस्लिम थे, उनको ये चीज पसंद नहीं है कि भाई तुम हमारे रिलीजियस स्पेस में क्यों एंट्री लिए। और वहां से इस अल-अक्सा मॉस्क के ऊपर इन्होंने प्रोटेस्ट किया और लगभग 5 साल तक ये सेकंड इंतिफादा चला। अब आम जनता की फाइट एक स्टेट से हो रही है, एक उस स्टेट से हो रही है जिसको दुनिया की स्ट्रॉन्गेस्ट जो मिलिट्रीज हैं वो उसको बैकअप में सपोर्ट करती हैं। तो आम आदमी का क्या ही होगा, सोचने वाली बात थी। इसके बाद में मेरे दोस्तों 2008 से आज तक की जो कहानी है, ये हमास इजराइल संघर्ष है। और आज की बात को पूरा करने का मेन मोटो ही यही है कि अब हमें समस्या कहीं और नजर आएगी। जितना आपने अब तक देखा, मुझे पता है आपकी नजर के अंदर समस्या क्लिक होनी शुरू हो गई है कि यार समस्या यहां बन रही है, लेकिन अब आपको रियल प्रॉब्लम समझ में आएगी कि प्रॉब्लम है कहां। जब से ये इजराइल हमास संघर्ष शुरू हुआ है, ये इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष अब नहीं रह गया। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों कह रहे हैं? हो सकता है अब तक मेरी बातें आपको बहुत अच्छी लगी हो या किसी को बहुत बुरी लगी हो। अब वाली बातें हो सकता है आपको ज्यादा बुरी लगे या अच्छी लगे। थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर समझिएगा। देखिए गाजा का जो इलाका है, मैं थोड़ा सा इसमें आपको मैप दिखाऊंगा अभी। जो निचला हिस्से में गाजा का हिस्सा है, गाजा में जो जिस ऑर्गेनाइजेशन की गवर्नमेंट है, जिस पार्टी की गवर्नमेंट है, वो है हमास। हमास जो है वो बिलीव करता है जिहाद में। जिहाद मतलब कि डायरेक्ट फाइट करनी है, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, हमें हमारा हक चाहिए, हमें किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज इजराइल के साथ में नहीं करना। अब यहां से इनकी फाइट टसल शुरू हो गया। कुछ अरबिक नेशंस ने इनको सपोर्ट किया है, तो अब ये फाइट यहां पे शुरू हो गई है। अब दोस्तों जब से ये हुआ है तब से इजराइल और फिलिस्तीन या इजराइल और हमास के बीच की ऐसी फाइट है कि इजराइल को इसके अंदर नुकसान कोई बहुत ज्यादा नहीं हो रहा। फिलिस्तीन को या फिलिस्तीनियों को, मैं जो कहूंगा इन अरबिक्स को, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, तबाही मचाई गई। हर दिन का फोटोज आप देख रहे हैं। रिसेंटली तो हाल ये हो गया, और हाँ, इजराइल के ऊपर भी रॉकेट हमले किए गए थे, बहुत बड़ी तादाद में रॉकेट आए थे, आपने न्यूज को फॉलो किया होगा। लेकिन उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम था उससे काफी हद तक मिसाइलों को गिरा दिया गया। लेकिन इन जो हमास के जो फाइटर्स थे, हमास सपोर्टर्स ने भी इजरायली टैंकों पे कब्जा किया था। तो कुल मिलाकर के वो एक समय आया कुछ समय पहले जब हमास ने इजराइल को एक ठीक ठीक सी टक्कर दी, लेकिन वो बहुत कुछ बड़ा नहीं कर सका। अब हमें आना होगा सर संघर्ष के मूल कारणों पर। ये तो सारी बातें हमने जान ली, अब इन बातों को एकदम सेपरेट रख दीजिए। अब एकदम नए, एकदम फ्रेश माइंड से गहरी सांस लेके पॉइंट समझिए कि संघर्ष के कारण क्या है, फिर दोनों को क्लब करेंगे तो रियल प्रॉब्लम सामने आ जाएगी। दोस्तों सबसे पहली बात है क्षेत्रीय दावा, यानी हमें जो रीजन के ऊपर फाइट है, भी हमारा एरिया कौन सा है। अकॉर्डिंग टू, अगर आप चलेंगे यूनाइटेड नेशंस के 181 रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंग, तो इजराइल जो पैलेस्टाइन है, पैलेस्टाइन का मैप है ये, कि देखो ये हिस्सा जो देख रहे हैं आप, ये है वेस्ट बैंक का, यहां पे यरूशलेम है, और ये है गाजा का। तो वेस्ट बैंक, यरूशलेम और गाजा, ये 3 हिस्सों को ध्यान में रखना है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या था कि वेस्ट बैंक और गाजा पूरी तरह से किसका होगा? फिलिस्तीन का होगा। और ये जो यरूशलेम है, यरूशलेम को इंटरनेशनल बना दिया जाएगा। लेकिन फिलिस्तीन ये कहता था कि भाई जो ईस्टर्न यरूशलेम है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ये हिस्सा, ये ईस्टर्न यरूशलेम है, ये ईस्टर्न यरूशलेम को आप हमें दीजिए, बिकॉज हम इसको हमारी कैपिटल बनाएंगे। इजराइल कहता है नहीं, ये तीनों ही जगह, मतलब चाहे फिर वो वेस्ट बैंक हो, चाहे गाजा हो, चाहे ईस्ट यरूशलेम हो, ये आप किसी कीमत पे नहीं दोगे, बिकॉज ये हमारी सिक्योरिटी से, हमारी डिफेंस के अगेंस्ट में बात हो जाएगी। तो मुद्दा ही खत्म हो गया सर। आप कहीं कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार ही नहीं हो, आप कोई सा एरिया देना नहीं चाहते जिसके एरिया में आप खुद आए हो। एटलीस्ट आपकी ड्यूटी क्या है? आप अपना, ठीक है, आप कनान वाली फिलॉसफी से आ गए, प्रेजेंट डे में आपको 181 रेजोल्यूशन ने जगह भी दे दी, लेकिन वहां पे आप लिमिट तो करिए, आप रुकिए तो यहां पे ये हुआ। और रियल में क्या है? ये तो है सर फिलिस्तीन की बात। अब रियल में हुआ क्या है कि गाजा के साथ में आप ये देखिए, ये जो वेस्ट बैंक के इलाके में भी आप देख रहे हैं ना सर,
यहां पे भी जो केवल ग्रीन बचा है बस वही फिलिस्तीनियों के पास है, बाकी सारा इजराइल के कंट्रोल के अंदर ही आ चुका है। पहली फाइट ये है। अब आइए सर, जो शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि जो ये इमेज में दिखा रहा हूं, ये लास्ट में मैं थोड़ा सा और डिटेल में लेके चलूंगा। मेरे दोस्तों, ये यहां से शुरू हुआ था फिलिस्तीन छोटा होना, घटते घटते फिलिस्तीन आज कुछ टुकड़ों में रह गया है, कुछ अवशेष बचे हैं। और ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये है गाजा का एरिया, ठीक है सर, गाजा पट्टी, गाजा स्ट्रिप जिसे आप बोलते हैं, ये वो गाजा का एरिया है। अब आप मुझे बताइए कि यहां पर कौन किसकी फाइट कर रहा है, कौन कैसे अपने एक्सपेंशन की तरफ जा रहा है। यहां पे जो एक्सट्रीम जो लोग होंगे जो ये कहेंगे कि भाई दुनिया के अंदर, खैर छोड़िए, मैं कुछ कमेंट नहीं करूंगा वरना कुछ लोग अपने अपने अजम्पशन लगा लेते हैं। वैसे मुझे पता है कि कमेंट बॉक्स में बहुत सारी बारिश होने वाली है, बहुत सारे कमेंट्स की, लेकिन सच क्या है, बस सच के साथ खड़े होना ही हमारी नैतिकता है, इसीलिए हम ट्रुथ, इनसाइट और इंपैक्ट की बात करते हैं। अब मेरे दोस्तों, ये पोजीशन देखो, गाजा स्ट्रिप आपके सामने है, ये तेल अवीव जिसको इजराइल अपनी राजधानी बताता है, ये है रामल्ला, और ये वाला एरिया पूरा का पूरा ये माना जाता है वेस्ट बैंक का इलाका। वेस्ट बैंक और गाजा मिलकर फिलिस्तीन बनते हैं, और ये यरूशलेम यहां पे आ गया। अब ये गोलन हाइट्स तो सीरिया का हुआ करता था, ये भी आज किसके कब्जे में है, इजराइल के कब्जे में है, जो कि मैंने बताया यूपीएससी में पूछा भी गया था, लोकेशन पूछी थी, गोलन हाइट्स कहां है, ये सीरिया का इलाका है। अब मेरे दोस्तों, दूसरी चीज यहूदी बस्तियां। यहूदी बस्तियों की कहानी ऐसी है, आई थिंक थोड़ा क्लियरिटी के लिए मैं आपको स्क्रीन एकदम क्लियर कर देता हूं, बहुत ध्यान से देखना सर। सबसे पहले आप नजर दौड़ाइए सर इस वाले पे, वेस्ट बैंक सेटलमेंट के ऊपर। ये वेस्ट बैंक कंफर्मली जब हमने कह दिया कि भाई जो वेस्ट बैंक है ये इजराइल का रहेगा, सॉरी फिलिस्तीन का रहेगा, उसके बीच बीच के अंदर ये जो आप इजरायली सेटलमेंट देख रहे हैं, ये देखो, ये दो इलाके क्या हैं, ये पैलेस्टीनियन एरियाज हैं, ये वाले जो ब्राउन और लाइट ब्राउन, बाकी चीजें इजराइल के कंट्रोल में आ गई हैं। तो किस हद तक लगभग इसने पूरा कब्जा कर लिया है। तो ये इमेजेस हैं जिसके अंदर लगभग 10% ऑफ इजरायली 780 मिलियन ज्यूइश पॉपुलेशन लिव्स इन दी सेटलमेंट। भाई वेस्ट बैंक में जब ये कहा हुआ था कि वेस्ट बैंक इजरायली और फिलिस्तीनियों का होगा, तो उस वेस्ट बैंक के इलाके में भी इजराइल ने अपनी बस्तियां बना दी हैं। इमेज कुछ इस तरह की है, जो ऑफिशियल इमेजेस हैं मैं वही सब दिखा रहा हूं, ये आपके सामने प्रेजेंट मैंने कर दी हैं। तो इस तरह से क्या हो गया कि अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत भी अवैध है, बिकॉज यहां पर रिजोल्यूशन 181 को देखना पड़ेगा। तो इजराइल उस रिजोल्यूशन को नहीं मान रहा है, लेकिन इसके अगेंस्ट में वेस्ट कुछ नहीं बोल रहा है, किसी ने इसके अगेंस्ट में आवाज नहीं उठाई। तो जो उनके हक की जगह थी वो उनको वहां पे नहीं दी गई। इवन वो रिजोल्यूशन 181 के तहत वो हक की बात हम कर रहे हैं, वो भी इनको यहां नहीं मिली। तीसरी फाइट आती है यरूशलेम का दर्जा। यरूशलेम तीनों धर्मों के लिए पवित्र है, सारी बात हमने कर दी। इजराइल कहता है कि भैया इसे अनडिवाइडेड कैपिटल है मेरी, पूरी यरूशलेम मेरा है, यरूशलेम में किसी थर्ड पार्टी का कोई स्पेस नहीं। अब आपको सोचना पड़ेगा कि जहां से तीन धर्मों की जड़ें जुड़ी हैं उसके ऊपर आप इकलौता कब्जा, आप अपने हिस्से के अंदर काम करिए। शांति व्यवस्था बनाना कोई चाहे तो किसी भी एंगल से बना सकता है। और फिलिस्तीन पूर्वी यरूशलेम को अपनी भविष्य की राजधानी मानता है। वो कहता है कि भाई पूर्वी यरूशलेम हमें दोगे तो हमारा एक नेशन के रूप में इसको डेवलप करेंगे। पॉइंट समझ में आने लग रहे हैं। एक और देखो सर, 46 में 90% एरिया, मतलब आप सोचो 1917 के बाद से फिलिस्तीन की तरफ ज्यूज का मूवमेंट शुरू हुआ, लाखों की तादाद में ज्यूज गए। ये 1946 में हम आ चुके हैं, जब लाखों ज्यूज जा चुके हैं। तो ये व्हाइट डॉट्स आप देख रहे हैं, ये आपकी ज्यू सेटलमेंट है, ठीक है। और जो ग्रीन कलर का है ये पैलेस्टीनियन सेटलमेंट है, और 94% पैलेस्टीनियन एरिया इनका हुआ करता था। कम टू यूएन प्लान 1947, यानी एक साल बाद जब यूएन का प्लान आता है तो ये 43% होके रह जाता है, 94% से फिलिस्तीन आ चुका है 43% पे। तो असल दुश्मन कौन है सोच लो। तीसरी बात, प्रेजेंट में आप देखोगे तो केवल 12%, बिकॉज जो ये एरिया मिला था यूएन रेजोल्यूशन के बाद में, उसके एरिया के बाद में भी बाकी एरिया को भी हम निकल चुके, कब्जा कर चुके हैं। तो ये कहानी है सर इजराइल और फिलिस्तीन की मेजर फाइट। शरणार्थी संकट 7.5 लाख से ज्यादा जो शरणार्थी हैं वो जो यूनाइटेड नेशंस की ऑर्गेनाइजेशन है अनरॉ, तो UNRWA, तो अनरॉ की हेल्प से यहां पे भोजन चल रहा है। और अभी के दिनों में इजराइल की जो फेंसिंग, इजराइल की जो बंधन वहां बांधे गए हैं, क्योंकि ये फाइट हमास के अगेंस्ट में हो रही सारी की सारी। ये इजरायली तो इसके भुगतान कर रहे हैं, सॉरी फिलिस्तीनी, लेकिन ये फाइट हमास के अगेंस्ट में आ रही। देखना कैसे। अब यहां पे सर हो क्या रहा है, कुल मिला करके यूनाइटेड नेशंस के भरोसे यहां पे दवाइयां हैं, यूनाइटेड नेशंस के भरोसे यहां पे भोजन है, और परिस्थितियां ऐसी हो चुकी हैं कि अभी फिलहाल तो यहां पे बच्चे भूखे मर रहे हैं। ये रीसेंट यूनाइटेड नेशंस की जो यूएन न्यूज है, आप जाके चेक कर सकते हैं, उसका स्क्रीनशॉट है, शायद 2 या 3 दिन पुराना जो स्क्रीनशॉट मैंने आपके सामने शो किया है, कि गाजा के लोगों को फेस करना पड़ रहा है हंगर क्राइसिस, बिकॉज जो एड ब्लॉक्ड नियरली 2 months,
मतलब कुल मिला करके 2 महीने हो चुके हैं, खाना नहीं पहुंचवा पा रहे हैं। अब ये लोग भूखे मर रहे कंडीशन में आ चुके हैं, हालत खराब है। तो कम से कम इतना अनैतिक लेवल के ऊपर नहीं उतरना चाहिए, भोजन एटलीस्ट लोगों को पहुंचाना चाहिए। बिकॉज बच्चे भूखे मर रहे, बच्चों की फाइट नहीं है। लेकिन ये युद्ध के पीछे क्या है सर? ये है सर, ये 2 ऑर्गेनाइजेशन पीएलओ एंड हमास। और आप बात को समझिए, पीएलओ मतलब पीपल पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो यासीर अराफात ने इसको शुरू किया। इनकी तस्वीर अगर आपने पहले कभी देखी हो, पहचानते भी होंगे। यहां पे 1964 में सर ये पीएलओ बनता है, यासीर अराफात प्रमुख नेता थे। 1993 में इजराइल को सर इसने मान्यता दे दी। पॉइंट पकड़ना, जो पीएलओ आया, पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसने 1993 में इजराइल को मान्यता दे दी। मान्यता दे दी का मतलब कि हम मानते हैं जी इजराइल है, अब तुम भी शांति से रहो, हम भी शांति से रहेंगे। बात समझ में आ रही है? और इसी के आसपास में आप देखिएगा, इंडिया ने भी इसको डिप्लोमेटिकली अप्रूवल दिया था। तब तक हमने इसको राष्ट्र के रूप में हम एक मान्यता नहीं देते थे। इजराइल को मान्यता दी यासीर अराफात ने। 87 के अंदर, साल में कोई ज्यादा, 64 चल रहा है, 87 में हमास बनता है सर। इस्लामी चरमपंथी संगठन था और गाजा में शासन करता था। गाजा आपके सामने है, जो इस हिस्से के अंदर ये शासन करता था। अब दोनों के बेसिकली फर्क क्या था मेरे दोस्तों, कि पीएलओ जो था, पीएलओ एक डेमोक्रेटिक वैल्यूज में, एक सेकुलर अप्रोच में बिलीव कर रहा था। वो नेगोशिएशंस और डिप्लोमेटिक टॉक्स में बिलीव कर रहा था और सेटल करना चाहता था। हमास इसके विरोध में आया कि भाई तुम तो गद्दार हो, तुमने हमारे देश से गद्दारी की है। हम सिर्फ एक ही रास्ता जानते हैं, वो है जिहाद का। एक ही रास्ता जानते हैं, वो है युद्ध का, वॉर का, लड़ेंगे और हम हमारा हक लेके रहेंगे। इजराइल को तुमने मान्यता दी, मतलब तुम क्या हो? गद्दार हो। अब यहां पे झगड़ा सर, अभी फिलिस्तीन यहां पे नहीं रह गया, फाइट हो रही है इजराइल और हमास की। तो ये एक डिबेट का इशू हो सकता है कि भाई आप इजराइल को अलग, इजराइल वर्सेस फिलिस्तीन ना कह के इजराइल वर्सेस हमास कहोगे तो क्या जायज है? बिल्कुल जायज है सर। बिकॉज जब एक चीजें सेटलमेंट की तरफ जा रही थी, तब ये एक्सट्रीम ऑर्गेनाइजेशन आकर के चीजों को बिगाड़ने के प्रयास हुए। हो सकता है इनके इंटरनल पॉलिटिक्स का तो सर बहुत हर जगह ही ये मैटर होता है, लेकिन अभी फाइट लगभग बिगड़ चुकी है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, क्या नाम इनका? शेख अहमद यासीन, ही इज द फाउंडर ऑफ हमास। अब मेरे दोस्तों, पीएलओ की एक, ये तो आपको बता ही दिया, दोनों के बीच फाइट चल रही है। पीएलओ बोल रहा है कि भैया तुम तो एक एग्रेसिव, एक मिलिटेंट एक्टिविटी करते हो। हमास कहता है कि नहीं भाई, हम अपने देश के लिए लड़ेंगे। और इनके बीच में फाइट होना सर शुरू हो जाती है। इसके साथ में फाइट एक इनकी ये भी है कि पीएलओ ने इजराइल के साथ ऑस्लो एग्रीमेंट पे हस्ताक्षर किए, जिसे फिलिस्तीनी प्राधिकरण अथॉरिटी का गठन हुआ। मतलब बिल क्लिंटन ने मध्यस्थता की, एक ऑस्लो अकॉर्ड होता है फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में, जो यहां पे यासिर अराफात को आप देख रहे हैं, ये करते हैं समझौता और कहते हैं कि भाई अब क्या करते हैं, इजराइल को आपने मान्यता दे दी है, अब हम फिलिस्तीन की एक क्या कर दिया, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का गठन हुआ। हमास कहता है भैया ये देशद्रोह किया है, और पीएलओ के इजराइल के अस्तित्व को मान्यता की आलोचना कर दी कि आपने इजराइल को मान के गलत किया। तो कुल मिलाकर के चर्चा क्या हुई, देश के अंदर की ये फाइट थोड़ी सी डेवलप हो गई। और ऑस्लो अकॉर्ड की तस्वीर आपके सामने है। राजनीतिक सत्ता तो हर जगह की फाइट है सर, ठीक है, यहां पे ये कंट्रोल में इनको ले रखा है, सारी फाइट चल रही है। अब मेरे दोस्तों एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। जैसे हिंदुस्तान के अंदर जो नेशनल मूवमेंट चल रहा था, तो आपने संकल्पना किस चीज की डेवलप होकर आई? संकल्पना डेवलप होकर के आती है भारत माता की, है ना। भारत माता का कॉन्सेप्ट आया, हमने देश को एक मां के रूप में देखा उनके चित्र में। वैसे ही फिलिस्तीन में भी मदर पैलेस्टाइन का कॉन्सेप्ट आता है मेरे दोस्तों। ये चित्र बहुत कुछ बताने के लिए काफी है कि भाई किस तरह से वेस्ट बैंक में जो पीएलओ काम कर रहा था, जो गाजा के अंदर हमास काम कर रहा है, मदर पैलेस्टाइन को जोड़ने की कोशिश कर रही है कि भाई तुम आपस में मत लड़ो वरना तुम्हारी बर्बादी तय है, यानी तुम्हें अब एक होकर के काम करना चाहिए। तो ये मदर पैलेस्टाइन का कॉन्सेप्ट के बड़े इंटरेस्टिंग कुछ मुझे शॉर्ट्स मिले, मैं वो लेकर के आप लोगों के सामने आया हूं। इसी के साथ में देखिए गाजा बॉर्डर, कैसे मदर पैलेस्टाइन देख रही भी कब्जा यहां हो चुका है। और दूसरी बात, मदर पैलेस्टाइन बोलती है, लोग देख रहे हैं किसे, इस रूप में देख रहे हैं इजराइल को। थोड़ा देखिएगा, नेतन्याहू है, इसके अंदर ये आए हैं, क्या लिखा, इजराइल पीस प्लान। और मदर पैलेस्टाइन कह रही कि भैया गौर से देखिए, फाइटर जेट लेके आया, मतलब इसकी ये दिखता कुछ है और ये है कुछ। ये इस तरीके की बातें इजरायली लोगों के अगेंस्ट में फिलिस्तीन के अंदर बनाई जाती हैं। और हमास और जो पीएलओ की जो फाइट है, ये अपने आप में ही फिलिस्तीनियों के लिए, या जो वहां के जो अरबिक्स लोग हैं उनके लिए खतरे की घंटी। बिकॉज देखो, घर की फूट जो होती है ना, पड़ोसी को मजा देती है, और यही काम यहां पे हुआ है। आप देखिए कितना एक विदारक सा दृश्य है, मतलब देख रहे हैं क्या कह रहा है, हैप्पी मदर्स डे, और मदर बेचारी खून के आंसू बहा रही है। खैर, स्थितियां यहां ठीक नहीं है।
अब पीएलओ या जो यासिर जो आपकी इसको फतेह भी इस संगठन को बोलते हैं, पीएलओ को अमेरिका, यूरोपियन यूनियन का समर्थन है, जबकि हमास ईरान, कतर, मुस्लिम ब्रदरहुड जैसे संगठन के साथ में काम करता है। और ये विदेश नीति के अंदर भी तनाव का कारण बना है, बिकॉज इंटरनल पॉलिटिक्स इनको ज्यादा डेंट किया। इसलिए मैंने बोला था कि बहुत लंबे टाइम तक आप इस बात से कन्विंस नहीं हो पाएंगे कि कोई थर्ड पार्टी इज ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल। कई बार अंदर के मैटर भी ना हमें खराब करते हैं, गड़बड़ करते हैं। अब मेरे दोस्तों समझौते तो सारे आपके सामने हैं, जो जो हुए आप देख लेंगे, बड़े बड़े समझौते हुए। अब पॉइंट आता है, सर इंडिया कहां खड़ा है, देखना पड़ेगा। दोस्तों हमने बहुत शुरू से हम उपनिवेशवाद के खिलाफ रहे हैं। कॉलोनियलिज्म, हम उस पॉलिसी को कभी एक्सेप्ट किया ही नहीं। कॉलोनियलिज्म को एक्सेप्ट नहीं करने का रीजन बड़ा क्लियर है, बिकॉज कहता ना जाकिर ना कभी फटी बिवाई वो कह जाने पीर पर आई। हमारी तो बिवाई फटी भी थी, उसमें नमक डला भी था, तकलीफ हुई भी थी। तो जब ये कब्जा यहां होता है, जब इजराइल वहां पे बनता है देश के रूप में, तो जैसा कि हमने बताया यूएन के रिजोल्यूशन 181 पे हमने विरोध किया था। और बहुत शुरू से नेहरू जी के समय से ही हमने शुरू में पीएलओ और फिलिस्तीन का समर्थन किया। यासिर अराफात से हमारे घनिष्ठ संबंध रहे, हमने इजराइल को बहुत मान्यता नहीं दी, हम फिलिस्तीन के साथ खड़े थे। इंदिरा गांधी के समय के ऊपर आप तस्वीर देख सकते हैं, यासिर अराफात जो है वो हिंदुस्तान आए थे। नहीं, हिंदुस्तान का नजरिया बड़ा क्लियर था कि हम फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, क्योंकि ये मूल वहां की जनता है। अब आप अगर सैकड़ों साल पुरानी घटना को लाके और वो कनान वाला कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन क्या होता है दोस्तों, हर समय एक जैसा नहीं होता। समय के साथ में चीजें बदलती हैं। बदलाव की शुरुआत जो है वो नरसिम्हा राव ने की। नरसिम्हा राव साहब की सरकार जब थी तो 1992 में इजराइल को मान्यता दी गई। अब जरा एक बात सोचिएगा, ये 1992 ही क्यों? अब एक चीज सोचो, बड़ा एक इंसाइट मैं आपको दे रहा हूं, बहुत शानदार वाला। यूएसए इजराइल को बनाने के लिए एक प्राइम फैक्टर है, लेकिन जिस समय भारत में इकोनॉमिक क्राइसिस आया और जब भारत को आईएमएफ से लोन चाहिए था, नरसिम्हा राव साहब प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे और मनमोहन सिंह साहब गए थे कहां, आईएमएफ लोन के लिए। तो क्या बोला कि पहले एलपीजी का कनेक्शन ले लो, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। और यही एलपीजी के ऊपर जब हमने सहमतियां बनाई या फिर सहमति के संकेत दिए, तो हमारी क्या मजबूरी रही थी इसी समय। तो क्या हम तो देखो कोई भगवान नहीं है, सब कुछ नहीं समझते, लेकिन क्या ये चीज उस समय का आईएमएफ की शर्तों को मानना, खुद की इकोनॉमी को लिबरलाइज करना, यूएसएसआर से थोड़ी दूरी मेंटेन करके, अब इस डिसीजन को जब हमने लिया तो क्या ये इससे इंफ्लुएंस हो सकता है? बस आप समझदार को इशारा काफी समझिएगा। फिर एक क्रम चल पड़ा, फिर वो चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी का कालखंड आया हो 5 साल का, बड़ा मेजर तो यही आया, उसके बाद में 10 साल के लिए मनमोहन सिंह साहब का आया हो, और फिर चाहे अभी रिसेंटली 10-12 साल से मोदी जी का कालखंड चल रहा हो, हमारे इजराइल के साथ में संबंध डे बाय डे मजबूत होते गए डिप्लोमेटिक लेवल पे। ये फिर कहिए तो चाहे आप जैसे एग्रीकल्चर वाले सेक्टर में भी बहुत ज्यादा इजराइल ने हमारी हेल्प की है, चीजें बदली हैं। अब चीजों के बदलाव में हमें सोचना पड़ेगा कि क्या हम सही हैं। देखिए, नेशनल इंटरेस्ट इज ऑलवेज प्राइमरी, ऑलवेज। जब वहां पे लोग इंटरनल पॉलिटिक्स में ही मरे जा रहे हैं, वहां हमास और पीएलओ की आपसी फाइट के अंदर जनता गिर रही है, जब पड़ोसी देश ही कोई बहुत उनका समर्थन करके स्थिति में नहीं आ पा रहे, तो एक मानवीय दृष्टिकोण से हमारी सिंपैथी फिलिस्तीनियों के साथ में है। लेकिन मजबूरी, क्योंकि दुनिया के साथ आगे बढ़ना है, तो हिंदुस्तान ने अपने कदम, क्योंकि ये मोदी जी का इकलौता स्टेप नहीं है, ये नरसिम्हा राव साहब के टाइम से चलता आ रहा है, और अभी के टाइम पे हमने इजराइल के साथ में भी रिलेशंस मजबूत किए हैं। और मोदी जी पहले प्राइम मिनिस्टर हुए इंडिया के जो पहली बार इजराइल की धरती पे कदम उन्होंने रखा, और यहां पे जब ये पहुंचे तो बड़ी दुनिया के अंदर मैसेज गया कि इंडिया और इजराइल के संबंध मजबूत हो चुके हैं। लेकिन क्या भारत फिलिस्तीन के खिलाफ है? जी नहीं सर, भारत फिलिस्तीन के खिलाफ नहीं है। भारत 2 स्टेट सॉल्यूशन का समर्थन करता है। मतलब 2 स्टेट सॉल्यूशन का मतलब यह है कि भैया 2 देश जो थे वो एग्जिस्टेंस में आ जाइए, अपने अपनी बॉर्डर सेपरेट करिए और बिना कोई क्लैशेस के आगे बढ़िए। अब पॉइंट ये है कि जब बार बार आपको लगता है कि नहीं भैया ये एरिया भी मैं ले लूं, आप पड़ोसी देशों के एरिया भी कब्जे में कर रहे हो, तो ऐसी स्थिति में शांति आना संभव नहीं है जब तक थर्ड पार्टी पॉलिटिक्स इंटरफेरेंस खत्म नहीं होगा, जब तक इंटरनल पॉलिटिक्स को स्टेबल नहीं किया जाएगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, बोलते हैं 2 बिल्ली की लड़ाई में बंदर की जीत होती है, और इजराइल के केस में भी आप ये चीज देख सकते हैं, बिकॉज हमास और पीएलओ की जो फाइट चल रही है, इसने बहुत
बहुत हद तक यहां डेंट पहुंचाया है। यूएसए का बैकअप सपोर्ट प्लस जो अरबिक नेशंस हैं वो भी अब अपने अपने हित में चल रहे हैं, बिकॉज यहां मैंने बोला ना कि धर्म बहुत मायने नहीं रखता, मायने यहां सिर्फ रखता है पावर, पोजीशन, पैसा। सामने वाले की पावर मजबूत है, सामने वाला पावरफुल है, वो आपको अपने अकॉर्डिंग नेगोशिएट करने मजबूर ना करते तो गारंटी है। तो हिंदुस्तान को क्या करना चाहिए अपनी फॉरेन पॉलिसी को मजबूत करने के लिए? हमें इकोनॉमिकली और जिसको बोलते हैं मिलिट्री बेसिस के ऊपर इतना स्ट्रांग बन जाए हर नेशन, फिर हम चाहें, क्योंकि नियम फिर हम तय करते हैं, ठीक है, नियमों का रास्ता फिर उस देश से शुरू होता है। तो ये इन दो देशों के बीच की कहानी चली। अब इजराइल के साथ, फिलिस्तीन के साथ और इजराइल दोनों के साथ भारत की पोजीशन ठीक है। करंट ड्यूरेशन में देखा जाए तो फिलिस्तीन एज ए नेशन उसकी बहुत मजबूत एग्जिस्टेंस नहीं बची है, लेकिन हम ये चाहते हैं, मैं मेरा निजी मत ये रखता हूं कि जब दो देश अस्तित्व में आ ही चुके हैं तो शांति से प्रॉपर बॉर्डर सॉल्यूशन करके दोनों के एग्जिस्टेंस को होना चाहिए, बिकॉज हम बिलीव करते हैं इस चीज में कि इंसानियत बड़ी है। आप अपने एरियाज के नाम पे इंसानों को कम से कम बलि ना चढ़े। जो भूख, बच्चों की जो फूड, उनकी एड, उनकी सहायता रोकी वो एटलीस्ट जारी रहनी चाहिए, और भारत सरकार को इस मैटर में इंटरवीन करके विरोध दर्ज कराना चाहिए, जिससे कि उसकी नजर भी बाकी देशों की नजर में जो है थोड़ी बेहतर बने और हम थोड़ा क्लियर स्टैंड लेने की कंडीशन में आ जाए। तो मेरे दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि किसी भी समस्या को देखने के लिए उसके इतिहास में जाना होता है, तो ये टाइम जर्नी मैंने आपको लगभग बहुत पीछे से लेकर आज तक लेके आया। उम्मीद है पक्ष क्लियर हुए होंगे। मैं ये नहीं कहता कि मेरे सारे ओपिनियन और ऑल परफेक्ट, मैं सारा नॉलेज में नहीं रखता, लेकिन एक इंडिपेंडेंट, एक बायस फ्री ऑब्जर्वेशन करके चीजें बताने की कोशिश करता हूं। आपकी सलाह वेलकम है, कमेंट बॉक्स ओपन है, जो भी आपकी सलाह होगी उसको और हम एक्सेप्ट करेंगे, और डेवलप करने की गुंजाइश हम में रही तो बताएंगे। बाकी आपको क्या लगता है कि फिलिस्तीन या इजराइल क्या वाकई में सॉल्यूशन हो पाएगा? क्या वाकई के अंदर जो आम जनता है उसका धर्म मत देखो, आपकी रिलीजन क्या है। रिलीजन तो बाद में इंसान आके धरती के ऊपर उसका रिलीजन होता है, वो आता तो एक इंसान के रूप में है। तो उनको क्या जिंदगी जीने का हक नहीं है? और क्या इजराइल के लिए इतना जरूरी है कि वो इतना एक्सट्रीम बिहेवियर करे? उसके को जितनी जगह मिली है, वो जितने एरिया के अंदर मेंटेन कर रहा है, क्या वो उसके लिए परफेक्ट नहीं है? बहुत सारे विषय हैं, और भारत का ओपिनियन बड़ा क्लियर है। भारत टू नेशंस में बिलीव कर रहा है कि दो राष्ट्र अपने अपने निर्माण करिए, बिकॉज अभी इजराइल को वहां से हटाना भी संभव नहीं है, ज्यूज को वहां भेज नहीं सकते, जो वहां ऑलरेडी रह रहे हैं उनको खत्म नहीं किया जा सकता। तो बैलेंस का, बीच का रास्ता अपनाना पड़ेगा। तो यहां पर युद्ध का नहीं, बुद्ध का रास्ता चुनना होगा। तो मेरे दोस्तों, दोनों देशों के बीच में जो सेपरेशन है, हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि ये चीजें सेटल हों और इंसानियत बड़ी बने, इंसानियत जिंदा रहे, और दुनिया तो अपने हिसाब से चलती ही है। तो दोस्तों, ये इजराइल और फिलिस्तीन का मसला आखिर कब तक, बिल्कुल आपके कमेंट जो है उसका इंतजार रहेगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। अपना क्या ओपिनियन है वो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और अगर फर्स्ट टाइम आप हमारे चैनल पे हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीरज पारेख ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला भी बढ़ा दीजिए। इसी तरह के इंसाइटफुल वीडियोज आपके लिए मैं और लाता रहूंगा। वीडियो फिर से कह रहा हूं थोड़ा सा बड़ा हो चुका है, अप्रॉक्स 58 मिनट के आसपास हम आ चुके हैं, उसके लिए आपसे माफी चाहता हूं। विश यू वेरी हैप्पी लर्निंग। जय हिंद, बाय बाय।